दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि श्रीनिधि जो मुक्ता का आश्रम था वहाँ से निकल के थोड़ी दूर पर ही जहाँ पे टाइगर का एरिया था, जहाँ एक पानी का तालाब भी था, उसके पास में इन्होंने मचान बना लिया। और वहीं पे इनको शेर दिखा जो थोड़ा बूढ़ा था, उसके पगमार्क दिखे थे, काफ़ी सारे पगमार्क। और उससे लगा कि शेर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और दूसरी बात उसके पगमार्क का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, और उसमें दरारें थी, जिससे इनको मालूम चल गया कि ये बूढ़ा है। बाद में इन्होंने शाम के टाइम पे देखा तो वो पहाड़ी पे चढ़ के जा रहा था। रात को ये मचान पे चढ़ के सो गए। नीचे इन्होंने बॉनफायर जला दिया था कि इससे थोड़ी दूसरे जंगली जानवर आने से डरेंगे, क्योंकि टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन लेपर्ड और भालू पेड़ पे चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आग जल रही होगी तो वो दोनों भी नहीं आएंगे। अब ये 15 दिन तक उस मचान पे रहे, लेकिन उनको टाइगर दोबारा नहीं दिखा। वहीं पे खेलते थे, अपना कविता पाठ का सबको शौक था, कविताएं पढ़ते थे। पास में जो तालाब के किनारे की रेत थी उसमें कबड्डी खेला करते थे। इस तरह से उन्होंने अपना टाइम बिताया। अब इन्होंने जो मचान बनाया था वो एक तरह से पूरी हट थी। उसमें चारों तरफ से दीवार बनाई थी, बांस की खिड़कियां बनाई थी, दरवाजा बनाया था, और जो छत थी वो ऑयल क्लॉथ से, मोटा तिरपाल टाइप का जो होता है, उससे बनाई गई थी। तो रात को जब कई बार ओस की बूंदें पेड़ की पत्तियों से टप टप गिरती थी तो ऐसा लगता था कोई भूत है जो धीरे धीरे कंकड़ फेंक रहा है। कभी कभी जोर की हवाएं आती थी तो एकदम हु हु करके आवाज चलती थी, और लगता था आज तो मचान उखड़ ही जाएगा। लेकिन मचान बचा रहा और इनके 15 दिन बीत गए। कभी कभी इनको लकड़बग्घे की हंसी सुनाई देती थी। एक्चुअली लकड़बग्घे की जो आवाज होती है ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहा हो। कभी सियार यानी गीदड़ की हाउ हाउ की आवाज, कभी कोई दूसरा जंगली जानवर, कभी रीछ नीचे से निकलने की आहट सुनाई देती थी। कभी तेंदुए की आवाजें आई, कभी हाथियों की आवाजें आई चिंगाड़ने की। कभी ज्यादा नजदीक हुए तो जो उनके कान के फड़फड़ाने की आवाज होती है वो आई। कभी डालें तोड़ने की आवाज आई। एक आध बार जोरदार बारिश हुई और ऐसा लगा कि बिजली न गिर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंबल लेके गए थे, ठंड के दिन थे। नीचे इन्होंने बिस्तर घास का बनाया हुआ था, तो बोला बड़ा ही कंफर्टेबल था। और आज भी उस मचान की रह रह के याद आती है। जंगली मुर्गे बोलते हैं ऑलमोस्ट जैसे हमारे देसी मुर्गे बोलते हैं, वैसी ही आवाज होती है। थोड़ी सी फर्क होता है, एक तरह से सीटी से लगी होती है इनकी आवाज में, क्योंकि हमारे जंगली रिजॉर्ट में बोलते ही रहते हैं तो रोज सुनता हूँ मैं आवाज। और हमने मुर्गे भी पाले थे तो दोनों की आवाज, एक दूसरे की आवाज पहचानते भी थे। जब वो जंगली मुर्गा बोलता था तो ये रिस्पॉन्ड करता था। आवाज में काफी फर्क है, लेकिन एक उसकी सीटी की सी आवाज आती है कि अगर मुंह में सीटी लगा के देसी मुर्गा बोलेगा ना तो जंगली मुर्गे की तरह से आवाज निकलेगी। तो कुकड़ूकू की आवाज बोलते हैं। तो इनको लगता था कि मुर्गे की आवाज से ही इनकी नींद खुलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इनकी नींद खुलती थी तीतर की आवाज से, और हमेशा ही ऐसा होता था 15 दिन तक। तो इनको लगा यहाँ पे तीतर बहुत ज्यादा है या फिर मुर्गे बहुत कम है। अच्छा, एक बात इन्होंने और नोटिस करी कि थोड़ा बहुत एक आध मिनट के आगे पीछे हो जाए, तीतर ठीक 6:15 बजे बोलता है। तो इन्होंने कहा पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी घड़ी है, ऐसा क्या उसके दिमाग में अलार्म लगा है, सेम टाइम पे बोलता है। अब इनको वाल्मीकि रामायण की वो बात याद आ गई कि जब भगवान राम चातुर्मास मतलब कि मानसून का टाइम बिता रहे थे तो घने बादल छाए होते थे और कई बार तो सूरज उगता ही नहीं था। तो भगवान राम के पास घड़ी तो थी नहीं, उनको तो सूरज को देख के ही दिन का अंदाजा लगाना होता था। तो उनको पता ही नहीं चलता था टाइम के बारे में। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके आसपास के पक्षी हैं वो सुबह उड़ के चले जाते हैं घोंसला छोड़ के, शाम के टाइम पे वापस आ जाते हैं, जबकि पूरे पूरे दिन सूरज नहीं उगा होता। वैसे के वैसे ही बादल छाए होते हैं, कई बार बारिश हो रही होती है। तो भगवान ने यह अंदाजा लगाया कि ये जो पक्षी हैं ये सब देव, एक तरह के जंगल के देव हैं। इनको एक सिक्स सेंस सृष्टि के समय से ही दी गई है। इनको घड़ी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर दिन नहीं भी उगेगा, पूरे काले बादल भी रहेंगे, तो भी इनको टाइम का अंदाजा रहता है। तो फिर भगवान राम ने अपनी दिनचर्या उन 4 महीनों में, जबकि सूरज उगता ही नहीं था ऑलमोस्ट, उन पक्षियों को देख के शुरू कर दी। अगर पक्षी उड़ गए तो वो समझ गए हाँ जी अब इतना बच गया है, अपना जो लकड़ी लेने जाना या फल फूल इकट्ठे करने जाना। पक्षी लौटने लगे तो इनको पता चल गया कि भाई शाम हो गई है, अपनी कुटिया में वापस आ जाना। तो इस तरह से जब भगवान ने उनको दिव्य देव माना तो मैं क्यों ना मानूं, ऐसा श्रीनिधि ने सोचा। और जब ये तीतर सूरज उगने के 10 मिनट पहले बोलता तो उसके 10-15 मिनट बाद कौवे कां कां करते, नीलकंठ क्या क्या करते, जंगली मुर्गे भी बोलने लगते थे, और सारे पक्षी अपनी डेली रूटीन चालू कर देते थे। और जब सूरज पूरी तरह से निकल आता उसके बाद तो हाथी जहां रुके होते थे वहां से आगे के बढ़ पड़ते थे, क्योंकि हाथी माइग्रेट करते हुए चलते हैं। एक दिन जहां रुकते हैं अगले दिन कहीं और नाइट हॉल्ट करते हैं।
उनका ये सर्किल ही होता है, घूम घूम के घुमा करते। तो हाथी चल पड़ते थे, और जो दूसरे जानवर है उनको भी पता चल जाता था कि हवाई प्रॉपर दिन हो गया है, ओस की बूंदें पिघलने लगती थी, और एक तरह से सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगता था। लेकिन फिर इनको लगा कि ऐसा नहीं है कि तीतर और जंगली मुर्गे यही वो पक्षी है जो सबसे पहले जागते हैं। बोले ऐसा हमें लगता है क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी तेज होती है। बहुत सारे दूसरे पक्षी हैं जिनकी आवाज़ धीमी होती है, वो वहीं के वहीं बोल लेते हैं, दूसरा सुन नहीं पाता। तो वही वाली बात हो गई, जो दिखता है वो बिकता है। तो जिसकी आवाज़ सुनाई देती है वही पूरे में फेमस है। और एक दिन इनको ऐसा आइडिया हो भी गया, ये इनके सारे साथी सो रहे थे, ये कान लगाए थे कोई हाथी तो नहीं इस तरफ आ रहे हैं उनकी आहट पे। तो तीतर के जागने के करीब 10 मिनट पहले एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दी, चिरप 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 करके। ये पहचान तो नहीं पाए कौन है, इनको लगा शायद आज पहले जाग गया। इन्होंने रोज नोटिस करना शुरू किया तो देखा तो वो तीतर से करीब 10 मिनट पहले चिरप चिरप करता है। तो मतलब कोई पक्षी था जो तीतर से पहले जागता था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई पहचान नहीं पाता। तो एक दिन इनका मन किया कि जरा पता करूँ ये कौन सा पक्षी है। तो ये जब वो चिरप चिरप बोल रहा था, अंधेरे में ही निकल के उस तरफ चल पड़े। काफ़ी झांक के कोशिश करते रहे कि वो दिख जाए, लेकिन कहाँ से दिखता, वहाँ तो अंधेरा था। हालांकि दूसरे जानवरों के अटैक का डर था, लेकिन इनके मन में इतनी जिज्ञासा थी उस पक्षी के बारे में जानने की कि वो डर वर उन्होंने साइड में कर दिया। जब हल्का सा सूरज उगा, हल्की सी मतलब उजाला छाया और तीतर ने भी बोला, तब इनको पक्षी दिखाई दिया। बड़ा ही सुंदर पक्षी था, उसकी पूंछ लगातार हिल रही थी, पेट थोड़ा बड़ा था, पीठ मटमैली भूरी थी, छाती और पूंछ एकदम काली थी। और वो देखा तो झाड़ियों में अपने कीड़े पकड़ पकड़ के खा रहा है। तो इनको लगा कि एक तो ये पेटू है तभी इसका पेट इतना बड़ा लग रहा है, और दूसरी बात ये लगता है इसकी आंखें ज़्यादा तेज है, तो इसको सूरज के उगने का आभास तीतर से भी पहले हो जाता है, इसलिए इस तरह से जल्दी बोलता है। ये धीरे धीरे और भी जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में स्टडी करते रहे सुबह शाम। एक बार इन्होंने देखा कि पानी के गड्ढे में गौरैया पानी पीने आई। वहीं से गुरसल जो कि ये पक्षी है वो भी इसके पीछे पीछे लग गया। जहां गौरैया जाती उधर ही गुरसल जाता। तो गौरैया एकदम से रुक गई, उसकी तरफ देखने लगी, मानो बोल रही हो कि मेरे पीछे पीछे क्या आ रहे हो, अपना काम करो ना। वहीं एक दूसरी फुल सुंगनी नाम की चिड़िया थी, वो बैठी थी एक सरकंडे पे, झूला झूल रही थी। तभी उसी डाल पे एक श्यामा आके बैठ गया, वो भी पक्षी था, और ये बिल्कुल डाल नीचे झुक गई, और जो फुल सुंगनी थी वो गिरते गिरते बची। इनको हंसी आ गई। ऐसे एक कटफोड़वा जो कि अपनी चोंच को तने में मार मार के छाल निकाल रहा था, उसके ऊपर एक काल कलीची बर्ड आके बैठ गई, और जैसे उसमें से कीड़ा निकला उसने झपट्टा मारा और लेके उड़ गई। यानी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। कटफोड़वे ने निकाला कीड़ा, ले गई काल कलीची। ये गुस्से में उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हाथ नहीं लगी, वापस आ गया कि भाई अब दूसरा कीड़ा निकालूं, मुझे भी तो भूख लगी है। हवा में उड़ रही हैं क्योंकि उनको दूर तक का देखना होता है। जहां भी उनको कोई मरा हुआ जानवर दिखता है वहां पे जाके ये उतर जाते हैं, खाते हैं। लेकिन इनको भी उल्लू वगैरह से अलर्ट रहना होता है। मतलब गिद्ध यानी वल्चर है, क्योंकि बाज अलग होता है। थोड़ा सा मैं वल्चर के बारे में बता दूं कि एक तो मैं बता दूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नंबर निकाल लिया और कॉल करके अलग अलग जानवरों के बारे में जानकारी पूछते रहते थे। एक दो दिन तो सही लगता है, लेकिन बार बार अगर आप एक एक, मैंने उनसे बोला कि आप मेरे चैनल पे देख लो, जो जो बोलते हैं आपने इसके बारे में बनाया है, इसके बारे, तो वल्चर का भी उन्होंने बोला था, उसके बारे में मुझे याद आ गया कि आपने उसके बारे में बनाया। किंग कोबरा के जितने जानवर उनको याद आ रहे हैं फ़ोन कर करके कभी दिन में रात को, फिर अल्टीमेटली मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि इतनी कॉल आ रही थी। क्योंकि हर छोटी बात के लिए फ़ोन करना सही नहीं लगता। व्हाट्सएप मैसेज डालो आप या इंस्टाग्राम भेजो। तो वल्चर के लिए उन्होंने बोला था, तो अगर वो देखते हैं, बुरा नहीं माने होंगे ब्लॉक करने से तो देख लेंगे। देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को रात के 11 बजे भी कॉल करोगे और उसके 15 मिनट बाद दोबारा भी कॉल कर दोगे तो सही नहीं है। तो वल्चर के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। गिद्ध, तो ये इनकी चोंच तो ऐसी आप देखते हो ऐसी बनी होती है, जो कि ये बुक का पार्ट नहीं, मेरे को याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती है मैं इसमें जोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे उसकी जो चोंच है, मैं साइड में इमेज लगाऊंगा, तो वो फाड़ने के लिए बनी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये अटैकिंग मोड के लिए बनी है, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाता। कि गिद्ध यानी कि वल्चर किसी का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पंजे ही इस लायक नहीं है। जैसे बाज होता है हॉक, वो हवा में उड़ते उड़ते झपट्टा मार के किसी बर्ड को पकड़ लेता है, खा लेता है। गिद्ध नहीं कर सकता, ये सिर्फ मरे जानवर खा सकता है, क्योंकि चोंच भी जो है ना इसकी अटैक मुड़ी हुई है, ऐसे घुस के फाड़ सकती है मरे मांस को।
चोंच मार के घायल नहीं कर सकती, आगे से मुड़ी हुई है। और उसके पंजे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो किसी को ग्रिप कर लें, बस मतलब थोड़ा सा फ्लाइट लेते हैं। जब ये उड़ते हैं ना, एकदम सडन से ऊपर नहीं उड़ते, हल्का से इनको फ्लाइट की जरूरत होती है। मतलब 4-5 कदम दौड़ेंगे, उसके बाद उड़ेंगे। और जब ये लैंड करते हैं तो भी हवाई जहाज की तरह लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद 4-5 कदम दौड़ते हैं। तो एक बार मैंने वो जो लकड़बग्गा वाला वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र इसका भी किया था, क्योंकि मिलती जुलती कहानी थी। लकड़बग्गा भी स्मेल निकालता था अपने दुश्मन को भगाने के लिए, ये भी निकालते हैं। तो इसी में, क्योंकि वल्चर के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा जोड़ देता हूँ कि होता क्या है कि अगर इनको चारों तरफ से घेर लिया, मान लीजिए लकड़बग्गों ने ही घेर लिया मारने के लिए, और ये क्या है, सडन फ्लाइट नहीं ले सकते। अगर आप बोलोगे पंख फड़वा के ऐसे के ऊपर उड़ जाए, इनको थोड़ा दौड़ना पड़ता है, इनका बहुत ज्यादा वजन भारी होता है और सबसे बड़े पंख इनके होते हैं। और दौड़ने की जगह ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से तो घेर लिया है लकड़बग्गे ने। तो उस वक्त क्या करता है, ये उल्टी कर देता है। वल्चर जैसे ही उल्टी करता है तो इसके पेट के अंदर इतने सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सड़े गले मांस को भी पचाने के लिए बने होते हैं। जिस मांस को खा के दूसरा जानवर बीमार हो जाएगा, हम अगर थोड़ा सा भी सड़ा गला खाना खा लेते हैं, सड़ा गला मतलब अगर सब्जी खराब हो गई हो, उसमें बैक्टीरिया आ चुके हो, हमने खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे पेट में इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं होते। उसके बाद जानवर थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, सुअर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, वो तो नाली में ही घुस के खाता रहता है, उसको तो बीमारी नहीं लगती, क्योंकि उसके पेट में ज़्यादा एंजाइम्स हैं। वो जो बैक्टीरिया जाते हैं अंदर, जाते ही एसिड में घुल के मर जाते हैं। सबसे खतरनाक एंजाइम गिद्ध के पेट में होता है, वल्चर के। वो तो सड़ा गला एकदम, जिसमें कि महा बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के बैक्टीरिया चल रहे हैं, वो पेट में जाते ही सारे मर जाते हैं। तो इसलिए वो मरता नहीं सड़ा गला मांस खा के। अब उसके पेट में एक तो बदबूदार खाना गया है, और वो जो एंजाइम्स है उसकी भी बहुत ज्यादा बदबू है। जब वो उसकी उल्टी करता है तो ये चाहे लकड़बग्गे हो, सियार हो, चाहे जंगली कुत्ते हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उस बदबू को। भागते हैं कि भाई कुछ भी हो, शिकार छूटे, भागो यहाँ से। और फिर इनको अपना एयरपोर्ट मिल जाता है, रनवे मिल जाता है, और ये थोड़ा दौड़ के उड़ के भाग जाते हैं। तो ये वल्चर की खासियत है जो अभी हवा में उड़ रहा है, जिसके बारे में श्रीनिधि बात कर रहे हैं। और जो ये गिद्ध है, ये ऊंचे पेड़ में बैठना पसंद करते हैं। बांधवगढ़ में जब हम लोग रहते थे तो एक सेमल का पेड़ हमारे ही बंगले में था, कॉर्नर में, उस पे इनका डेरा था। नीचे एकदम वाइट, एक तो बदबू बहुत आती है नीचे, जो इनकी बीट होती है, क्योंकि सड़ा गला मांस खाया हुआ है तो पॉटी में भी बदबू तो आएगी। और एकदम वाइट, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसके नीचे एकदम सफेदी छा जाएगी। ये तो इस बुक में भी लिखा है कि किस पेड़ पे बैठे हैं उसकी पहचान, नीचे सफेदी देख लो आप, ऐसा लगता है कि किसी ने चूना पोत दिया हो पत्थरों पे। और जो इस बुक में नहीं लिखा वो कि जब ये पेड़ पे बैठते हैं तो ऊपर की डालों पे बैठते हैं, और वो ऊपर की डालों पे इनके जैसा भारी पक्षी जब बैठता है तो उसकी पत्तियां सब टूट जाती है। तो जब इनका देखोगे शाम के टाइम पे वो पूरे आ जाते हैं, आवाज करते हैं, आपस में लड़ते हैं। मैं तो देखा करता था बैठ के उनको लगातार। और वैसे जो है दिन में उड़ जाते हैं तो दिन में सूनी सूनी डालियां अलग ही दिख जाती हैं, ठूंठ सी, एकदम टॉप पे होंगे, और बिल्कुल बैठने के सबका अलग अलग अड्डा होता है। मतलब जो बर्ड कोशिश तो करता है उसी डाल पे दोबारा बैठेगा। हाँ, अगर कोई दूसरा बैठ गया है तभी उनमें झगड़ा होता है, फिर जो पावरफुल होता है उसकी जगह हो जाती है। अब ये अलग अलग बर्ड्स के बारे में स्टडी करते रहे, उनके बारे में उन्होंने लिखा है काफी लंबा चौड़ा, तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अब एक बर्ड के बारे में उन्होंने बोला कि वो बड़ा काला सा उसका कलर था, चोंच उसकी एकदम गुलाबी थी, वो देखने में सुंदर नहीं लगता था, लेकिन उसका गाना बहुत सुंदर था। इनको उसका नाम नहीं मालूम था, तो आनंद से इन्होंने पूछा तो उसने बताया इसका नाम है किलकिला। अब सारा घूम घाम के जो उन्होंने एक स्टडी किया था तो उनको ये मालूम चला कि नॉर्थ इंडिया में हाथियों के रहने की जगह चिल्ला इलाके से बढ़िया कहीं नहीं है। हाथी को माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसको बर्फ वगैरह पसंद नहीं है। तो ये जो शिवालिक पर्वतमाला है, इनकी हाइट हाथी के बिल्कुल परफेक्ट है हाथी के लिए। तो वो पहाड़ भी चढ़ते हैं, ग्रासलैंड भी मिल जाते हैं, नदियां भी मिल जाती है, घना जंगल भी उनको मिल जाता है। हाथी को हमेशा पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, और इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है। और हाथी नहीं चाहते कि उनको हर वक्त हर कोई दिखे, तो घने जंगल पहाड़ियां उनको छिपने में भी बहुत मदद करती हैं। जब हाथी का मन करता है कि वो बाहर आए, तभी वो बाहर आता है। यहाँ हाथियों के लिए खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, छुपने का इंतजाम, सब कुछ है। तो जिस भी आदमी ने इस जगह का नाम हाथी घाटी रखा है वो बहुत बड़ा पर्यटक रहा होगा, यानी कि टूरिस्ट रहा होगा। उसने कई जगह देखी होंगी, तब डिसाइड किया होगा ये जगह परफेक्ट है हाथी के लिए। अब वैसे तो हाथी माइग्रेटरी एनिमल है जो हर वक्त कहीं ना कहीं घूमता रहता है,
लेकिन कभी कोई जगह पसंद आ जाए तो रुकते भी हैं। तो ये जगह शायद ऐसी है जहाँ कुछ हाथियों के हर्ट्स हैं जो कि 12 महीने यहीं रहते हैं। कभी सूंड से पकड़ के, उनका स्टाइल ऐसा होता है, जब जहाँ वो नहीं चढ़ पा रहे होते हैं वहां सूंड से पकड़ते हैं एक पेड़ को या कुछ सहारे को, और उसके सहारे से अपना पूरा वेट ऊपर खींच के चढ़ जाते हैं। कभी भी गिरते नहीं हैं। उतरना होता है तो अपने हिप्स के दम पे स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। और ये जगह दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जहां हमारा एरिया है जंगली रिजॉर्ट जाने वाला, वही एरिया ना हो हाथी घाटी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं कभी सुल्ताना घाटी, लेकिन चिल्ला से 7 मील की दूरी पे बता रहे हैं ये जगह। और चिल्ला से 7 मील का मतलब हो गया करीब 10 किलोमीटर। और जो हमारा जो बेल्ट है, चिल्ला से हमारा रिजॉर्ट 15 किलोमीटर है। तो जहां से हम एंटर करते हैं घने जंगल में, और उसके बाद थोड़ा सा आगे भी रोड चला गया है, वहां बहुत हाथी मिलते हैं, साल भर मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद उसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि 7 मील दूर अगर चिल्ला से जाएंगे, तो अगर सीधे चले गए तो ऋषिकेश आ जाता है। घने जंगल में जाएंगे तो शायद हमारा ही एरिया है जो उस उतने डिस्टेंस पे है। तो मैं पता करूंगा एक बार, अगली बार जाके सुल्ताना घाटी किसको बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एरिया जो हमारा, एक मैंने वीडियो बनाया किमसार रोड पे, जहाँ से फॉरेस्ट की चौकी है, या तो सीधे चले जाओ, उसी के लिए बोल रहे हैं। वहाँ घाटी भी है। हमारे रिजॉर्ट की तरफ ना मुड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो बहुत घने घने साल के पेड़ का जंगल है, और उसमें धीरे धीरे पहाड़ी भी चढ़ती है। तो हाथी इनके मचान के आसपास होते थे, लेकिन सुबह दिखते नहीं थे। लेकिन उनकी लीद पड़ी होती थी गोबर, उससे इनको मालूम चल जाता था कि आसपास हाथी थे। इनको पहले रात भर डर लगता था कहीं कोई डाल ना खींचे, इनका मचान ना हिलाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब ये हाथी के बारे में बोल रहे हैं कि जैसा इंसानों का नेचर होता है वैसा ही हाथियों का नेचर होता है। कोई कोई इंसान होता है कि जो बहुत बलशाली होता है, उसके बावजूद शांत होता है, किसी को परेशान नहीं करता। कोई कमजोर होता है लेकिन उसके बाद बात बात पे लड़ने को आता है, ऐसे हाथी भी होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि पावरफुल हैं लेकिन कायर हैं, कोई उनको परेशान करे तो उनमें अटैक करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे भी हाथी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पावरफुल भी होते हैं और उद्दंड होते हैं, बस उनको मजा आता है दूसरों को छेड़ने में। लेकिन ऐसे उद्दंड हाथी बहुत कम होते हैं। इसलिए जहां हाथियों का जंगल है वहां पे भी इंसान आराम से रह सकता है, क्योंकि अगर उद्दंड हाथी ज्यादा होते तो इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता। ये कई कई बार झाड़ियों में छुप के हाथियों को देखा करते थे। हाथियों को भी पता होता था, क्योंकि उनकी तो स्मेलिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है, उनको पता होता था कि बेटा तुम हमको छुप के देख रहे हो, उनको मालूम है। लेकिन ये करते कुछ नहीं थे। उनको पता था तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभी तुम उनके बच्चों के पास जाओ, कितना फर्क पड़ेगा वो बता देंगे। और ये बोल रहे हैं कि जो इक्कड़ हाथी होते हैं, यानी जो अकेला हाथी होता है, टस्कर जो घूम रहा होता है। अकेला हाथी दोस्तों वो होता है जो इस बुक में नहीं लिखा, जिसको कि निकाला गया होता है। वो वैसे ही उद्दंड स्वभाव का, उद्दंड मतलब लड़ाकू टाइप का, ढीठ। तो जब, क्योंकि ग्रुप की लीडर होती है हथनी, हाथियों के ग्रुप की लीडर हमेशा फीमेल होती है, और उसके साथ सपोर्ट में बहुत सारी हथनियां होती है, 20-20, 25-25 होती हैं। तो कितना भी पावरफुल हाथी हो, जब 20-25 हथनियां उसको दौड़ाएंगी तो टिकेगा नहीं। तो जो थोड़ा सा मैं इस बुक से हट के दोबारा बता दूं, हालांकि कई स्टोरीज में बताया है, हाथी 15-16 साल तक मेल हाथी अपने ग्रुप में रहता है। ये वो टाइम होता है जब वो जवान हो चुका होता है, उसके निकलने का टाइम हो रहा होता है। तो हाथियों की जो बोलने की एक भाषा होती है जो कि इंफ्रासोनिक होती है। दोस्तों आदमियों के जो कान होते हैं ना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें ये सुन सकते हैं। उसके नीचे की आवाज होगी तो नहीं सुन सकते। तो जो कई बार रॉकेट की आवाज है, जितनी तेज आवाज है कि आदमी नहीं सुन सकते, हाथी वो साउंड निकाल लेते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। तो आप सामने खड़े हो, दो हाथी आपस में बात कर रहे हैं, वो आवाज भी निकाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये अपनी साउंड निकाल के क्या करता है, जो हाथी जाने वाला होता है, क्योंकि होता तो इसी ग्रुप का मेंबर है, जो वो 15-16 साल का मेल हाथी होता तो किसी न किसी हथनी का बच्चा ही है। लेकिन क्योंकि वो बदमाशियां करने लगता है, दांत भी निकल आए होते हैं, तो दांत मारना शुरू कर देता है, फीमेल वगैरह को परेशान करना शुरू कर देता है, तो उसको बीच बीच में उसकी पिटाई कर दी जाती है। धीरे धीरे वो डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे जाना है। तो वो जो जाना है वो अपनी उस साउंड में, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड में सबको बता देता है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, कि भैया अगले वेडनेसडे थर्सडे को मैं जाने वाला हूँ। जो उनकी लैंग्वेज में जो दिन होते हैं, धीरे धीरे तो होता क्या है कि जो लोग उसकी पिटाई कर रहे होते हैं तो उसको प्यार करने लगते हैं कि भाई अब तो ये जाने वाला है। वैसे भी आदमी के जाने, कितना ही बुरा आदमी हो, अगर वो मर जाता है तो आदमी यही बोलते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। तो जब हाथी वो अपना ग्रुप छोड़ना चाहता है, तो अपनी जो उसकी लैंग्वेज होती है, इंफ्रासोनिक लैंग्वेज,
इंफ्रासाउंड, उसमें खबर कर देता है अपने साथियों को कि हाँ भाई मैं ग्रुप छोड़ के जाने वाला हूँ, तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा है और मैं उस डेट को या उस दिन या आज से 3 दिन बाद, जो भी उनका कैलेंडर है, कोई ना कोई कैलेंडर हाथियों का है, वो बिल्कुल फॉलो करते हैं रूट को। लेकिन जो भी उनका हिसाब किताब है कि भाई मैं 2 दिन में, 3 दिन में या 7 दिन में चला जाऊंगा, फिर उन हाथियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है इस हाथी के लिए। क्योंकि पहले ये बदमाश था तो इसकी पिटाई होती थी, अब उनको पता है कि ये छोड़ के जाने वाला है, हो सकता है कभी ना लौटे, कभी साल में एक बार मिले। क्योंकि जो इक्कड़ हाथी होते हैं, सोलो मेल होते हैं या टस्कर होते हैं जो अकेले घूमते हैं, कई बार तो अपने हर्ड से कभी नहीं मिलते, कभी मिलते हैं तो कभी रूट में टकरा जाते हैं, तब मिलते हैं, 2-3 दिन साथ रहते हैं या कभी एक आध हफ्ते साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर उनकी माँ भी होती है, इस ग्रुप में उनकी मौसियाँ होती हैं जो लीडर होती हैं। उन्होंने पिटाई इसलिए की थी क्योंकि बदमाश बच्चा था, और बदमाश बच्चे की तो पेरेंट्स भी पिटाई करते हैं, तो ये जब गलत हरकतें करता था तो पिटता था। तो ये सबको बता देता है कि मैं जाने वाला हूं। अब वो दिन आता है और ये छोड़ के चला जाता है। अगर आप हाथी की स्टडी कर रहे हैं या जो भी आदमी स्टडी कर रहा है वो इस बात को जानेगा कि वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, सूंड से छूते हैं, प्यार करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो चला जाता है, क्लियरली जाता हुआ दिखता है, बाकी लोग खड़े रहते हैं। अब जब वो हाथी चला जाता है तो उसके ऊपर से सारे बंधन हट जाते हैं। क्योंकि जो ग्रुप होता है, ग्रुप के हाथी, जो हर्ड के हाथी होते हैं, और जो सोलो टस्कर या जो सोलो मेल, जिसको कि हिंदी में इक्कड़ हाथी बोलते हैं, जो इस बुक में इक्कड़ हाथी बोला गया है, और जिसको बताने के लिए, जो बात समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, एक लंबी स्टोरी में चला गया हूं, लेकिन अभी आपको बात समझ में आएगी मेरी, कि जो सोलो मेल इक्कड़ हाथी है, जब वो अलग हो जाता है तो वो क्यों खतरनाक होता है दूसरे हाथियों से। क्योंकि जो दूसरा हाथी होता है, दूसरे हर्ड होते हैं, वो एक तरह से चुनी हुई सरकार होती है, एक जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती है, जिसको कि पब्लिक का डर होता है। वो कोई भी एक्शन लेती है उसके ऊपर कोर्ट होता है, कुछ एक सिस्टम से काम चलता है। जहां किसी को पनिश करना है वो पनिश भी, लाठीचार्ज भी, जो गलत काम है वो करती है सरकार, मतलब गलत काम रोकने के लिए सरकार काम करती है। लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेता जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उस कंट्री, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, जो भी करेगा कानून के दायरे के अंदर रह के काम करेगा। वो हाथियों के ग्रुप से आप कंपेयर कर सकते हो कि वो जो हाथी की, उनके जो लीडर है, मुखिया है, उसका रूल चलेगा, और वो भी गलत करेगी तो बाकी लोग बगावत कर देते हैं उसके खिलाफ। वो भी ऐसा नहीं कि निरंकुश होकर शासन चलाएगी, वो भी सिस्टम से काम करेगी, होगी हमेशा फीमेल ही। और ये जो इक्कड़ हाथी होता है, ये निरंकुश तानाशाह बन जाता है, जो कि चुनी हुई सरकार नहीं होती, सेना के दम पे हासिल की हुई सरकार होती है, जिसको ना कोर्ट का डर है, ना किसी पब्लिक का डर है, जो मर्जी वो करना है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। और ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जब ये वहां से भगाया गया होता है पीट पीट के, पहले तो पीटा गया था, बाद में प्यार से निकाल दिया गया था, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अपमान का एक हिस्सा होता है इसके दिल में। और दूसरा, एक आज़ादी की इसको फीलिंग आती है कि अब तो मैं आज़ाद हूं, अब मैं कुछ गलत करूंगा तो वो जो मुखिया है मुझे मारने नहीं आएगी अपनी साथी लेके। तो ये फिर इसको अपनी पावर दिखाने का चस्का लग जाता है। एक पावर होती भी है इसके पास में, और अंदर से कहीं ना कहीं अपमान का बदला, तीनों चीज मिला के इसको जो मिलता है उड़ाओ, फेंको, तोड़ो, डाल को तोड़ो, गाड़ी दिख गई गाड़ी को तोड़ो, वो आदमी को दौड़ाओ, उसको मजा आ रहा है कि हाँ भाई अब मुझे कोई रोकने नहीं आ रहा, मैं दौड़ा रहा हूं। तो इस तरह की फील उस हाथी के अंदर आ जाती है। इसलिए इक्कड़ हाथी, सोलो मेल टस्कर, बड़ा ही खतरनाक होता है। इतना बढ़िया आपको किसी ने समझाया था हाथी के बारे में? नहीं समझाया। अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा चैनल फॉरवर्ड करो ताकि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अब वापस कहानी पे आ जाते हैं, बहुत समझा दिया मैंने। अब देखिए, इसके आगे जो श्रीनिधि ने जो बोला है, उस बात को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाया। अब उन्होंने क्या बोला वो बताते हैं। उन्होंने बोला कि इक्कड़ हाथी दुष्ट और मरखना होता है। मरखना मतलब मारने वाला। अब ये बोल रहे हैं ग्रुप में रहने वाले जो हाथी होते हैं शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन ऐसा शांत भी नहीं होते, आपस में लड़ाई झगड़े उनमें भी होते हैं। और उसमें क्या होता है, कभी किसी फीमेल के लिए 2 मेल में झगड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 15-16 साल तक तो मेल भी ग्रुप में ही रहते हैं, तो उनमें झगड़े हो जाते हैं। और वो जो झगड़े होते हैं कई बार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वो, मतलब बहुत ही, उस लड़ाई को देखोगे तो ऐसा लगता है 2 पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं। तो कई बार वो झगड़े ऐसे भी होते हैं कि 2 इक्कड़ हाथी जो ग्रुप में कभी कभी लौटते हैं, वो लौटे हों, उनमें भी झगड़े होते हैं फीमेल के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने जंगल में जाने का सोचा, तो पंडित हरि शर्मा ने इनसे बोला कि भाई ज्यादा दिन तुम जंगल में मत रहना, 12वें दिन वापस आ जाना, मुझे वचन दो। तो इन्होंने वचन दिया,
और ये 12वें दिन जब वापस आ रहे थे तो आनंद को बुखार आ गया। तो उसके बाद ये 15वें दिन वापस आ पाए। तो इन्होंने उस दिन 15वें दिन जल्दी जल्दी सामान बांधा। अभी आपको थोड़ा इन लाइट से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा क्योंकि सामने विंडो है। बीच में लंच करने चला गया था तो आधा वीडियो पहले शूट किया था। अब मैंने कर्टन तो बंद कर दिया है लेकिन बीच बीच में कहीं से रोशनी आ रही है। तो सामान बांधा, फिर उन्होंने थोड़ी देर गप्पे हाँकते रहे क्योंकि आश्रम 1.5 घंटे की दूरी पर था, तो कोई बहुत ज़्यादा जल्दी थी नहीं इनको निकलने की। तो इनको 2 हाथियों की चिंगाड़ सुनाई पड़ी। तो वो कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हाथियों की चिंगाड़ तो ये बहुत सुनते रहते थे, लेकिन बहुत सारे हाथियों की भी चिंगाड़ सुनाई दी। तो ये समझ गए कि 2 हाथी लड़ रहे हैं और उनको चुप कराने के लिए, अलग करने के लिए बाकी हाथी चिंगाड़ रहे हैं। अब इन्होंने सोचा अगर एक हाथी हारेगा तो भागेगा, भागता हुआ वो इधर ही ना आ जाए और उसका पीछा करता हुआ दूसरा हाथी ना आ जाए। तो श्याम बोला ऐसा नहीं भाई, जब हाथी लड़ते हैं तो एक हाथी मरना पसंद करता है, भागता नहीं है। कोई भैंसे नहीं है कि एक हारेगा तो भाग जाएगा। तो श्रीनिधि ने कहा कि नहीं, वो लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भागते भी हैं। ये सच बात है, मैंने डिस्कवरी चैनल पे भागते हुए लड़ाई के बाद बहुत सारे हाथी देखे हैं। तो श्याम ने कहा चलो कोई बात नहीं, भाग के आ जाए। तो उसके लिए अभी से मचान पर टंग के बैठने का कोई तुक नहीं है। तो ये बोले कि यहाँ धुनी जो आग जल रही है उसके बाद ही बैठने का कोई तुक नहीं है, चलो एक काम करते हैं, चल के लड़ाई ही देखते हैं। थोड़ी दूर जंगल में भटकने के बाद इनको वो जगह मिल गई जहाँ पे हाथियों की लड़ाई चल रही थी। कोहरे के अंदर बहुत सारे हाथी खड़े थे, बार बार चिंगाड़ रहे थे, यानी कि वो उन हाथियों को बोल रहे थे कि लड़ते क्यों हो भाई, अलग हो जाओ। और वो दोनों युवक हाथी बिल्कुल लड़ रहे थे क्योंकि एक हथनी पास में खड़ी थी और उस हथनी के लिए इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। अपने माथे टकराते हैं और टकराने के बाद में पीछे चले जाते हैं, थोड़ा ताकत बटोरते हैं, फिर आके टकराते हैं। किस्मत यह है कि दोनों के दांत नहीं है। तो इसमें दांत नहीं है तो दोस्तों एक तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो एशियाटिक एलिफेंट होता है उसमें मेल के टस्क होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। मतलब फीमेल के होते ही नहीं है, होते भी तो इतने छोटे छोटे से होते हैं कि दिखते नहीं है। लेकिन कई मेल ऐसे होते हैं उनके टस्क नहीं होते हैं एशियाटिक एलिफेंट में। और अगर अफ्रीकन एलिफेंट की बात करोगे तो मेल के तो लंबे लंबे टस्क होते ही हैं, फीमेल के भी छोटे छोटे टस्क होते हैं। ये फर्क है, कान का भी फर्क होता है। लेकिन यहाँ हमारा चैप्टर हाथी नहीं है, यहाँ तो मेन चैप्टर तो इस कहानी के ऊपर है। तो ये दोनों लड़ाई लड़ रहे थे। हो सकता है कि ये जो 16 साल की एज है, जो 15-16 साल की एज में ही पहुंचे हों, जब इनको ग्रुप छोड़ने का टाइम होता है उसी वक्त इनकी लड़ाई शुरू हो गई हो। अब उन्होंने अपने लड़ाई का स्टाइल चेंज कर दिया। अभी तक तो टक्कर मार रहे थे, बात नहीं बन रही थी। अब सूंड आपस में लपेट के रस्सा कशी, मतलब एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, टग ऑफ वॉर। पैर जमा के अभी तक तो धकेल रहे थे, अब खींच रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं जो दायां हाथी है वो थोड़ा थका सा लग रहा है क्योंकि बायां हाथी जब उसको खींचता है तो 2-3 कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन तभी देखा अचानक से बायां हाथी धड़ाम से नीचे गिर गया। अभी तक तो वो जीत रहा था। हुआ यह था कि उसने वही चाल चली थी जो कई बार बच्चे करते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। तो जिसने ग्रिप बनाई थी दाएं हाथी ने सूंड से, वो खींच रहा था, इसने सूंड छोड़ दी थी, वो तेजी के साथ नीचे गिर गया। अब दायां हाथी जिसने चाल से उसको गिराया था, उसको उठने के पहले ही गया और अपने घुटनों से उसके पेट को दबाने लगा ताकि ये भले ही मर जाए, उठने ना पाए। अब इनके मन में आया कि इस हाथी को बचाना चाहिए, लेकिन ये बोले प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन इनको मालूम था कि जो ग्रुप के हाथी होते हैं डरपोक होते हैं, ये फैक्ट है। अगर हाथी, जैसे मुझे बहुत बार हाथी मिले हैं, लेकिन जब हाथी मिलते हैं तो जब वो ग्रुप वाले हाथी होते हैं ना, तो उसमें हथनी तेजी से आती है, जोर से चिंगाड़ती है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, देखिए 90% जो सब्सक्राइबर हैं वो सब यकीन करते हैं तभी चैनल को देखते हैं। 10% होते हैं जो कि मैंने बताया हेटर्स हैं, उनको तो कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं आप गप मार रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें जाओगे ना, आप होम पेज में जो मेन हाईलाइटेड वीडियो होता है उसको ही देखोगे, या आप राजा जी नेशनल पार्क सफारी आगे विवेक अवस्थी लिख देना, जो वीडियो आएगा, जहां से वीडियो स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले वो हाईलाइट है हथनी बिल्कुल मेरे बगल से ही चिंगाड़ रही है। मैं जिप्सी में हूँ और जोर से चिंगाड़ रही है। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये हथनी है क्योंकि इसके दांत नहीं है। तो वो सोलो नहीं थी, फीमेल तो सोलो होती ही नहीं कभी, ग्रुप था। वो सामने आ गई थी, लीडर थी, पीछे घास के अंदर और भी हाथी थे। तो ये मैंने इसलिए बात बोली कि जो ये बोलते हैं कि आप गप मार रहे हो, उसके लिए बता रहा हूँ कि मैं तो सामने सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आप देखोगे हथनी चिंगाड़ के मेरी तरफ आ रही है, हम लोग जिप्सी लेके खड़े हुए, नहीं भाग रहे हैं। यही टस्कर होता ना, अगर इक्कड़ हाथी होता, हमने सर्फ मार के निकल गए होते आगे। तो मैं डिफरेंस बताने के लिए, जो श्रीनिधि ने लिखा, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि जो ग्रुप वाले हाथी होते हैं
मॉक चार्ज करते हैं, डर नहीं लगता। बस उनके बच्चों को मत छेड़ो, क्योंकि उनको खतरा नहीं होना चाहिए, खतरा होगा तो कुछ भी कर देंगे। तो वो बस आपको रोकने के लिए, डराने के लिए, देखो कि हम पावरफुल हैं, जोर से चिंगाड़ेगी, जैसे वो उस वीडियो में चिंगाड़ रही है। एक बार आप देखना जरूर, मेरे चैनल पे आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो आ रहा है हाईलाइट होके। और उसके बाद वो क्या करेगी, धूल उठाएगी सूंड में, यूं उछालेगी, फिर अपने कान मटकाएगी, सूंड मटकाएगी, ऐसे करके पास तक आएगी, फिर एकदम से पीछे को लौट जाएगी, पूंछ टेढ़ी कर लेगी, फिर आएगी। ये सब उनके लक्षण होते हैं। लेकिन आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि आप उस पर अटैक करने नहीं जा रहे हो, तो उसको भी पता है। बस वो आपको बोल रही है भाई वही रहना, आगे मत आना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा है कि जो हर्ड वाले हाथी होते हैं, डरपोक होते हैं, तो आपने देखा होगा खेतों में घुस जाते हैं लोग, डंडा लेके हा हा करके भागते हैं, तो ये भागते हैं हर्ड वाले हाथी। तो इन्होंने कहा यार कि वो एक बार हम लोग बचाते हैं, जोर से आवाज करते हुए पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, तो उनका ध्यान भटक जाएगा, वो भाग जाएंगे, फिर बाद में जो उस हाथी की किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। अब वही हुआ, जैसे ही ये चिल्लाते हुए नीचे गए, हो करते हुए पहाड़ से, देखा तो वो जो अब उसका पेट दबा रहा था, दायां हाथी बाएं हाथी का, वो भाग गया, बायां भी उठ खड़ा हुआ, और जितने हर्ड के दूसरे हाथी जो बीच बचाव कर रहे थे, सारे भाग गए कि ये नई आफत कहां से आ गई। अब जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी दाएं हाथी की, वो ये बता रही थी कि अभी वो डर के मारे छोड़ के भाग गया है, लेकिन वो दोबारा अटैक करेगा बाएं हाथी पे। तो इनके मन में भी था यार कि चलो जहां हाथी भागे हम भी पीछे चलते हैं। अब इन्होंने चिल्ला के, अब हुआ क्या कि हाथियों ने क्या किया, पहले तो सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, अचानक वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। अब ये उनकी एक चाल भी हो सकती थी इन लोगों को घेरने की। तो इन्होंने चिल्ला के अपने साथियों को बोला कि सावधान रहना, ये कोई चाल हो सकती है, हमें घेर सकते हैं। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, सब भाग रहे थे। अब दो हाथी सामने को ही भागे जा रहे थे, तो इन्होंने कहा क्या चक्कर है ये दो, क्या, तो इनको समझ में आ गया ये दो वही है जो अभी लड़ रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि दो हाथियों की तरफ भाग रहे थे, अचानक से वो दो हाथी भी गायब हो गए। तो इनको लगा कि वो कहीं पे भी छुप के खड़े होंगे और वेट कर रहे होंगे, एकदम से अटैक करेंगे। तो ये अलर्ट हो गए। फिर दो चट्टानें दिख रही थी, बड़े सावधानी से चट्टानों के पीछे छुपने के लिए बढ़ने लगे। तभी उनको दूर से आवाज आई, बाबूजी बाबूजी, एक ही डायरेक्शन से आवाज आ रही थी। तो इन्होंने कहा आ रहा हूं आ रहा हूं। तो धीरे धीरे बढ़ते गए, आवाज बीच बीच में फिर आ रही थी, और जब पास पहुंचे देखा कि एक आदमी पेड़ पे खड़ा है, और एक छोटे पेड़ की छाया में एक आदमी और एक औरत खड़े हैं, उनके पास बंदूक और कारतूस भी हैं। अब देखा तो वो लड़की और कोई नहीं, मुक्ता थी, जो इतने दिन से नहीं आए थे, इनकी चिंता में ढूंढने आ गई थी अपने दो आदमी लेके, साथ में बंदूक वगैरह भी लेके। जैसे उसने देखा तो इनकी तरफ भाग पड़ी। अब मुक्ता पास आई, वो बोलती है कि आप ठीक तो है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, आप लोग जो आए नहीं, 12 दिन में आने का बोल गए थे। अब बोले हुआ यह था कि रात को मुक्ता ने सपना देखा था कि इनके ऊपर हाथियों ने अटैक कर दिया। तो वो उसने रात को ही अपने पिताजी को बात बताई। तो बोले कि बेटी अभी तो रात है, सुबह दरबान और पंडित शिव शर्मा को भेज दूंगा तुम्हारे साथ में ढूंढने के लिए। और बोले बेटी जो जनरली तुम जो सपना देखते हो उल्टा ही होता है, तो अगर तुमने बुरा सपना देखा है तो देखना कि बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे तुम्हें श्रीनिधि जी। तो वही उस चक्कर में अपने दरबान और पंडित शिव शर्मा को लेके मुक्ता आ गई थी। तो ये बोली कि चलिए, तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने साथियों को बोला है कि ठीक है, मैं 11:30 बजे मचान पे पहुंचना है, तो चलो पहले मचान भी तुम्हें दिखा देता हूँ जहां हम लोग रह रहे थे, तब तक सारे लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग चल पड़ेंगे। तो साथ में जो दरबान था, प्रभु सिंह, पंडित शिव शर्मा, मुक्ता और श्रीनिधि, ये उस पहाड़ी नाले के थ्रू मचान की तरफ चल पड़े। अब वहां जब मचान पे पहुंचे तो देखा वीर सिंह बैठा हुआ है, और उसने मुक्ता को देखा, बोला बहन जी आई हैं। तो फिर उन्होंने कहा भाई बाकी लोग कहाँ गए, आनंद वगैरह को तो यहीं छोड़ गए थे हम। तो बोला आनंद और शंभू भी निकल गए हैं जंगल की तरफ। तो श्रीनिधि ने कहा आनंद तो अभी बुखार में पड़ा हुआ था, वो क्यों गया? बोला जंगल से बड़ी अजीब आवाजें आ रही थी, बाऊ उई कुई इस तरह की आवाज आ रही थी, हाथियों की नहीं थी और आदमी की भी नहीं थी। तो बोला मुझे तो लगता साहब प्रेतात्माओं की आवाज थी, क्योंकि प्रेत आत्मा जंगल के पथिकों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की आवाजें निकालती हैं। लेकिन आनंद बाबू ने बोला कि लगता है हमारे साथी किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, इसलिए वो निकल गए। अब तब तक श्रीनिधि और मुक्ता के बीच में जंगल के बारे में काफी बातें होती रही। उन्होंने वो शेर वाला किस्सा सुनाया, बूढ़ा शेर, कि ऐसे दिखा था और दिख के चला गया। तो ये बोली मैं जानती हूँ वो शेर हमारे जानवरों के चक्कर में आसपास आश्रम के घुमा करता है, तो उसने कुछ अटैक तो नहीं किया? तो ये बोले नहीं, कोई अटैक नहीं किया, मैं अकेला था, उसके बावजूद शांति के साथ अपना पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। तो काफी संयम वाला शेर है वो, ऐसा जबरदस्ती अटैक करने वाला नहीं है। तो मुक्ता बोलती है देखो उसके बाद भी जहाँ इतने सारे डियर हैं जो खेलते रहते हैं अपने ग्रुप में, हाथी भी झुंड में होते हैं, वो बेचारा अकेला बैठा रहता है। शिकार करेगा तो अपने शिकार की रखवाली करता है,
अकेला सोता रहता है, उसके पास कोई ग्रुप नहीं है। तो ये बोले वो अकेला नहीं है, वो बाई नेचर है उसका कि वो अकेला रहना चाहता है। वो चाहे तो अपने साथ में एक हिरण को पकड़ के घायल करके जिंदा छोड़ दे, हिरण उसके साथ ही रहेगा, उसको चाहिए नहीं कोई साथ। तो वो दुखी नहीं है, उसने वो चुना है, उसका खुद की चॉइस है, तो वो भी उतना ही सुखी है। अब मुक्ता बोली कि शेर को भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रख दिए, ऑब्स्टेकल रख दिए, जिससे वो शिकार इजीली नहीं कर पाता है। तो इन्होंने बोला क्या क्या है? तो बोलती वैसे तो ज्यादा पिताजी को मालूम है, लेकिन जो मुझे पता है, एक तो उसकी खुद की गंध, इतनी तेज गंध निकलती है उसकी बॉडी से कि वो गंध ही उसकी दुश्मन बन जाती है। उसको हवा का डायरेक्शन ढूंढना पड़ता है, कि वरना दूसरा जानवर पहले से ही पता लगा लेता है कि टाइगर आ रहा है। और दूसरा ऑब्स्टेकल उसने बताया कि यह है कि जो ऊपर बैठने वाले लंगूर है वो देख के अलर्ट कर देते हैं, सांबर डियर कॉल कर देता है, बार्किंग डियर कॉल कर देता है, पीकॉक कॉल कर देता है, दुनिया भर के जानवर हैं, स्पॉटेड डियर, जो कि कॉल करके दूसरों को बता देते हैं। तो इसके ऊपर देखो, एक तरह से देखो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जहां जा रहा हो तो दुनिया को पहले ही खबर लग जाती है और इसका काम खराब हो जाता है। तीसरा शेर की दहाड़ है। वो जनरली जानबूझ के आवाज जब निकलता है तो उसकी आवाज निकल जाती है, दहाड़ता है या अपने आप को प्रिपेयर करता है, और उस दहाड़ से दूसरे पता कर लेते हैं कि अब टाइगर आने वाला है। और एक और ऑब्स्टेकल है टाइमिंग, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं दिन में खाते हैं, ये कार्निवोरस रात में खाते हैं। तो जो टाइमिंग का फर्क है, इससे भी शिकार करने में इनको दिक्कत होती है। क्योंकि जब ये डियर सोते हैं रात को, सारे नहीं सोते, कुछ पहरा देते हैं, बाकी सोते हैं। तो जो पहरा दे रहे होते हैं वो तो अलर्ट होते हैं, तो उनको जैसे ही वो कॉल करते हैं, जो सो रहे हैं वो भी जाग के भाग देते हैं। तो एक ही जगह इकट्ठा होकर सोते हैं। अगर आप कॉर्बेट जाएं, कहीं भी जाए, ग्रासलैंड में डियर हमेशा ग्रासलैंड में सोते हैं, क्योंकि उनको भागने में ईजी रहता है। अगर ग्रासलैंड नहीं होगा तब तो सोएंगे कहीं पे भी, लेकिन अगर उनके पास ऑप्शन होगा ग्रासलैंड का, तो वो भले ही जंगल में खाते पीते रहे, सोते हैं ग्रासलैंड पे। फिर उन्होंने जब सारी बातें हो गई तो ये अपने मेन पॉइंट पे आए, जो इनके मन में कई दिनों से बात चल रही थी। इन्होंने कहा, मुक्ता तुमने शादी क्यों नहीं की? वो बोली मेरा विवाह हो चुका है। ये बोले हो चुका है? बोले हाँ। आप क्या सच में नहीं जानते कि आप एक्टिंग कर रहे हैं ना जानने की? इन्होंने थोड़ा सा झेपते हुए शर्माते हुए बोला कि नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो फिर मैं तुमसे पूछता क्यों। तब वो बोली, हे भगवान, जिसको मैंने जीवन साथी माना, जो मेरे साथ अभी मचान पे बैठे हैं, वो ही अनजान बन के पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शादी किससे हुई। इन्होंने कहा, हे भगवान, ये मुझे चाहती है, मतलब मुझे डाउट तो था, लेकिन लगता नहीं था कि ये मुझे चाहती होगी। तो इसने तो साफ साफ बोल दिया। लेकिन ये बोले, मुक्ता मैं तो मैरिड हूं। बोली मुझे मालूम है। बोला वो लड़की है जो कि इंतजार कर सकती है, आदमी तो दूसरे से शादी कर लेता है। ये बोले, भैया 1 महीने पहले तक तो मैं जानता भी नहीं था मुक्ता कौन है, कहाँ है, तो मैं किसका इंतजार करता। तो ये बोली कि मैंने तो जब से आपके बारे में सुना था, मैंने आपको ही अपना पति मान लिया था। तो आपको जब नागरिक जीवन पसंद नहीं है, शहर की जिंदगी नहीं पसंद है, तो आप वहां रहते क्यों हैं? यहाँ जंगल में क्यों नहीं रहते जो आपको पसंद है? तो बोला, अच्छा, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूं? बोले, छोड़ने के लिए किसने बोला? उनको भी यहीं आश्रम में लेके आइए, वो भी यहीं रहेंगे। अब इनके ये सुन के इनके मन में कुछ बोलने का मन हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि इस बात को सुन के मुक्ता को दुख होगा, तो ये चुप रह गए। तब तक मैं देखा तो उनके साथी जंगल में से चले आ रहे। अब उन्होंने कहा कि वो मेरे साथी तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये दूरबीन से देख रहे थे। तो उसने बोला, क्या लेके आ रहे हैं? बोले, एक हिरण का बच्चा। तो बोले, अब तुम्हारा आश्रम कण्वाश्रम बन जाएगा। कण्वाश्रम दोस्तों, कोटद्वार के पास में कण्वाश्रम एक आश्रम है। कई लोग बोलते हैं कि ये श्रीनिधि जी ने ही दोबारा ढूंढा था अभी तो आप अगर गूगल करोगे, आप लैंसडाउन जाओगे तो रास्ते में आपको बोर्ड दिख जाएंगे कण्वाश्रम के लिए। कोटद्वार से एक लेफ्ट टर्न लेना होता है, और वहां पे शकुंतला जी, जिनके के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जो लायन, यानी किसी जमाने में यहाँ पे भी बब्बर शेर मिला करते थे, सिंह, तो उनसे खेला करते थे जो। और मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, उस स्कूल का लोगो ही वही था, सरस्वती विद्या मंदिर। उसका लोगो में वही भरत जो है खेल रहे होते, शेर का मुंह फाड़ रहे होते थे, वही स्कूल के हमारे बैच में, हमारे बेल्ट में वही लोगो होता था। तो वो कण्व आश्रम वो है जहां से पूरे इंडिया का भारत नाम पड़ा है।
और कई लोग बोलते हैं कि हरिद्वार से श्रीनिधि वहां घूमा करते थे, तो उस आश्रम को दोबारा इन्होंने ही ढूंढा था। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा आश्रम अब कण्व आश्रम बनेगा, तो इस डियर का नाम तुम क्या रखोगी? दीर्घापांग। तो इन्होंने बोला मैं दीर्घापांग नाम नहीं रखूंगी, क्योंकि शकुंतला का वस्त्र खींच के उसने अपशकुन कर दिया था। दीर्घापांग भी एक डियर था उस टाइम पे। तो इनके साथियों ने बोला कि जब हम लोग हाथी के पीछे दौड़े तो दौड़ते गए, तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो मिले नहीं। तो उसके बाद हम बड़े सावधानी से रास्ता खोज रहे थे, तो एक चट्टान के पीछे हमको लगा कि आवाज आ रही कुछ, देखा दूर से तो ये डियर का बच्चा है। फिर हम बड़े सावधानी से चलते गए इसके पास, क्योंकि इसकी माँ नहीं थी तो इसको मर जाना था। और हमें मुक्ता बहन की बात याद आ गई कि इस आश्रम में सब कुछ है, सारे जानवर हैं, डियर नहीं है। तो हमने सोचा मुक्ता बहन के लिए इसको गिफ्ट को ले चलते हैं। लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं तो मुक्ता बहन तो खुद यहाँ पे आई हुई है। तो एक्चुअली वो डियर के बच्चे की ठंड की वजह से टांगे जम सी गई थी, वो चल ही नहीं पा रहा था। तो बोले हाँ, एक बार एक बारहसिंगा भी मुझे ऐसा मिला था। उस टाइम पे दोस्तों बारहसिंगा होते रहे होंगे यहाँ पे। तो बोला वो भी ऐसे ही था, अचानक से खड़ा था, भाग नहीं रहा था, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो मुझे भी लगा कोई प्रेतात्मा तो नहीं है जो बारहसिंगा के रूप लेके खड़ी है। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि टांगे हल्की हल्की कांप रही हैं। तो बोला उसके टांगों पे जब मालिश करी, थोड़ी देर में ऐसे उछल के भागा जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं था। अब इन लोगों ने कहा कि इसकी भी मालिश करें, क्या पता ये अपनी माँ के पास चला जाए। तो बाकी लोग बोले इसकी माँ तो भाग गई है या चली गई है, अब ये ढूंढेगा कैसे? मरेगा, पक्का मरेगा, क्योंकि ना तो हम इसकी माँ को ढूंढ पाएंगे ना ये ढूंढ पाएगा। कोई लेपर्ड या टाइगर खा लेगा। आश्रम में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो मुक्ता ने गोदी में ले लिया, बोले कि हाँ ये आश्रम की ही संपत्ति है, और वहां से पत्ते तोड़ के खिलाए तो वो खाने लगा। तो शिशिर ने बोला वाह, हम खिला रहे थे तो कुछ भी नहीं खा रहा था। संस्कृत में उसने एक श्लोक बोला, सर्व सगंधेषु विश्वसति। अब मैंने संस्कृत पढ़ी है, लेकिन मुझे इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद गलत हो, कि सबको एक चिर परिचित सुगंध से विश्वास जागता है, ऐसा मैंने ट्रांसलेशन किया। हो सकता है गलत हो, 10th के बाद से संस्कृत पढ़ी नहीं है। तो ये वाला पार्ट दोस्तों खत्म हो गया। थोड़ा बड़ा बना है लेकिन काफी डिटेल में था। तो अगला पार्ट फिर कल करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।